उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा रिपीटेड 2021 की जो प्राथमिक स्तर का परीक्षा जो निरस्त हो गया था, उसके हम लोग 30 प्रश्न बाल विकास एवं शिक्षण विधि के देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग ये 30 प्रश्न जो है वो हिंदी, जो कि आपका पहला प्रश्न दिया गया है, इस प्रकार से है कि बौना का तत्सम क्या है। ठीक, तो बौना का जो तत्सम होगा वो आपका राइट आंसर सी होगा। ये आपका सी आंसर है, सॉरी, ये आपका राइट आंसर कौन सा है, सी आपका वामन होगा। अब देखिए तत्सम शब्द क्या होते हैं, तद्भव शब्द क्या होते हैं। जो भी संस्कृत के शब्द होते हैं, ट्रिक है, वो आपके तत्सम शब्द होते हैं, और जो उनसे मिल करके हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रूप, वो आपका क्या कहलाता है, तद्भव शब्द कहलाता है। जैसे अग्नि, ये आपका संस्कृत भाषा में तत्सम है, और उसे हम लोग आग कहते हैं, तो क्या हो जाता है, तद्भव हो जाता है। ठीक, ऐसे हमारा दूसरा प्रश्न है, जो कि इस प्रकार है कि धूमकेतु का पर्यायवाची क्या है। ये पर्यायवाची पूछ रहा है, तो धूमकेतु का जो पर्यायवाची शब्द है वो आपका अग्नि है। ये राइट आंसर आपका बी होगा। धूमकेतु का पर्यायवाची क्या होगा, अग्नि। असुर जो होता है वो, असुर जो होता है वो राक्षसों का होता है, अश्व जो होता है घोड़े का होता है, आकाश का नभ होता है पर्यायवाची। ठीक, तो धूमकेतु जो होगा वो अग्नि का पर्यायवाची होगा। ठीक, जैसे यहाँ पर कुछ पर्यायवाची आपके दिए गए हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कि पूछा गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उत्तर दीजिए। जो भी गद्यांश है उसको पढ़ करके आपको उत्तर देना है। तो चलिए, इसमें क्या है कि आज विज्ञान मनुष्य के हाथों से अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। तो ऐसा पूरा ना पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा इसका जो प्रश्न पूछ रहा है वो पढ़ने का प्रयास करिए। जैसे उपयुक्त पंक्ति में कौन मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है, तो आप देख ही रहे हैं विज्ञान पहले लिखा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विज्ञान। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर मिलेगा। ठीक, अब 34 नंबर कहानी है, तो 34 नंबर में ये कह रहा है कि कफन कहानी के लेखक कौन है। एक बार आप लोग चारों ऑप्शन देख लीजिए, कफन कहानी के लेखक कौन है। तो कफन कहानी के लेखक जो हैं आपके, वो सम्राट मुंशी प्रेमचंद। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो मुंशी प्रेमचंद क्या थे, तो वो कहानीकार भी थे, और क्या क्या थे वो, उन्होंने क्या नाम है, कहानी के साथ साथ उपन्यास भी लिखते थे। तो ये मूल रूप से कहानीकार, उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। इनकी प्रसिद्धि कहानी में जैसे पंच परमेश्वर है आपका, ईदगाह है, बड़े घर की बेटी, पूस की रात, गुल्ली डंडा, कफन इत्यादि हैं। ठीक, सेवा सदन, गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि इत्यादि इनके प्रसिद्ध उपन्यास भी है। इनको आप जरूर देखिएगा। ठीक, उसके बाद आपका 35वां नंबर क्वेश्चन है कि उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसित संत सरोज सब हर्ष लोचन भृंग। उपयुक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है, तो अलंकार देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका उत्प्रेक्षा। तो यहाँ पर जो अलंकार है वो आपका उत्प्रेक्षा ना होकर के, सॉरी, यहाँ पर जो अलंकार आपका रूपक अलंकार होगा। ठीक, तो रूपक अलंकार होता क्या है आपका, जहां उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब जैसे मान लीजिए कि अगर ये किसी से अगर तुलना करता है, तो तुलना करता तो हो जाता उपमा अलंकार हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा वो कौन सा होगा, आपका रूपक अलंकार होगा। ठीक, अब नेक्स्ट है आपका 36वां है, उसमें बैठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है। तो उसमें बैठा नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता, चला नहीं जाता, ऐसे वाक्य जो भी आते हैं वो भाववाच्य के वाक्य आते हैं। तो वाच्य आपके 3 प्रकार के होंगे। एक होगा आपका कृतवाच्य। तो कृतवाच्य जब कर्ता प्रधान होता है तो कृतवाच्य होता है। कर्मवाच्य जब कर्म प्रधान होता है वाक्य में तो कर्मवाच्य होता है। ठीक, और जब भाव कोई निकलता है, जैसे उस बैठा नहीं जाता है, पकड़ा नहीं जाता है, खाया नहीं जाता है, जनरली जो होता है आपका, वो आपका नकारात्मक वाक्य आते हैं, वो भाववाच्य में आते हैं। ठीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, जो कि है आपका भाववाच्य। अब नेक्स्ट आपका है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि जो वाच्य है वो क्या है, तो भाववाच्य है, कृतवाच्य और कर्मवाच्य। इसको एक एक उदाहरण के तौर पर आप लोग देख भी लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 37 है, राम धीरे धीरे पढ़ता हमें कौन सा अवयव है। ठीक, अवयव मतलब अभिकारी जो शब्द होता है उसको कहते हैं। ठीक है, तो इसमें संबंध बोधक अवयव, क्रिया विशेषण अवयव, समुच्चय बोधक अवयव, या क्या है आपका विस्मय बोधक अवयव। तो देखिए यहाँ पर क्रिया को बता रहा धीरे धीरे, तेज तेज, तो ये क्रिया विशेषण का अवयव होगा, विकारी शब्द होगा आपका। ठीक है, अब आपका इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा।
अब है आपका 38वां नंबर क्वेश्चन है, हिमालय से गंगा निकलती है में किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो देखिए, से, यहाँ पर से, तो से क्या है आपका, से करण में भी है और आपका इसमें है, अपादान में भी है। लेकिन अब यहाँ से हिमालय से गंगा जो है निकल रही है, अलग हो रही है। अलग होने के कारण यहाँ पर जो होगा वो अपादान कारक होगा। यहाँ पे कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। ठीक, तो कारक पढ़ लीजिएगा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान अलग होने के लिए संबंध का की प्रारेरी अधिकरण में पर संबोधन में हे हो हरि। ठीक, तो ये सब कारक हैं, कारक के प्रकार हैं, इतने ही कारक होते हैं आपके। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका यहाँ पर दिया गया है, वह खेल रहा में किस प्रकार की क्रिया है? ठीक, तो जैसे मान लीजिए क्रिया को पहचानने के लिए आप उसे प्रश्न बनाइए। अगर उसका प्रश्न बन जाता है कि वो खेल रहा है तो क्या खेल रहा है, ठीक, तो क्या खेल रहा है, तो अगर ये शब्द आपका आ जाए कि वो ये खेल रहा है या आंसर आ जाए तो वो अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, कौन सी क्रिया होगी आपकी? अकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आंसर एक होगा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया एक होता है, एक अकर्मक क्रिया होता है, एक संयुक्त क्रिया होती है। ठीक, अब यहाँ पर जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग ना हो वो अकर्मक क्रिया होती है। जैसे वह खेल रहा है, राम खाता है। ठीक, अगर राम क्या खाता है ये भी इंक्लूड रहे तो वो सकर्मक क्रिया, जैसे राम आम खाता है। अब यहाँ पर देखिए आम कर में आ गया है। ठीक, तो ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। संयुक्त क्रिया में क्या होगा? कूल होगा, वो खेलना कूदना रहना। ठीक, जब कोई क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं से मेल बनती है तो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे खेलना कूदना रहना, तीन क्रियाएं आपस में हो गई हैं। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखिए आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 40 है, चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पर झील, मानव सुर सरित विमल जल उचरत जुग मीन। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ठीक, तो ये आपका जो है उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रकार है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? जहां उपमेय उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार। जनरली इसमें क्या होगा, जैसे मनु आ जाए, मानो आ जाए, मनहु आ जाए, जनु आ जाए, जानू आ जाए। ठीक, तो ये कैसा अलंकार होता है आपका? ये होता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे यहाँ पर आपका कीवर्ड पकड़ेंगे मनहु। ठीक है, मनहु आया है, पीछे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, सूरज का सातवां घोड़ा गुनाहों का देवता किसकी रचनाएं है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जान लीजिए। तो सूरज का सातवां घोड़ा गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती के लिखी हुई है आपके रचनाएं हैं। तो ये आपका हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर आपका। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 42वां, व का उच्चारण स्थान क्या है? दंत्योष्ट है, कंष्टस्य है, दंत है, कंठ तालव्य। तो देखिए वह जब भी हम बोलते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपका ओठ भी आता है और दांत का भी इस्तेमाल होता है बोलने में। तो ऐसे शब्द को हम दंत्योष्ठी वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? दंत्योष्ठी वर्ण, जिसको बोलने में दांत व आपका ओठ का दोनों का इस्तेमाल हो। ठीक, अब 43वां प्रश्न है आपका, अग्नि का विशेषण क्या है? तो अग्नि का विशेषण पूछ रहा है। देखिए एक संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है। तो जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की जो दो विशेषता बताते हैं उन्हीं को हम लोग विशेषण कहते हैं। तो अग्नि का जो विशेषण होगा वो आग्नेय होगा। क्या होगा? आग्नेय होगा। ठीक, यहाँ पे आप कई प्रकार के विशेषण आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे तेजाब में कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा की समूहवाचक संज्ञा। तो तेजाब में द्रववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो संज्ञा के 5 प्रकार है, 4-5 प्रकार। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे किसी का नाम हो गया, पर्सनल नाम हो गया, राम श्याम गोरखपुर। जातिवाचक संज्ञा, मतलब कोई जाति, जैसे पुरुष जाति, महिला जाति। ठीक है, जैसे आपका हो गया आपका सब्जियां, तो सब्जियां में कई प्रकार की सब्जी हो जाएगी। अगर सब्जी का नाम है तो व्यक्तिवाचक। जैसे है आप कहते हैं कि आलू की सब्जी, तब व्यक्तिवाचक है। भिंडी की सब्जी, जाति व्यक्तिवाचक। अगर हमने कहा कि सब्जी खाएंगे तो जातिवाचक हो जाएगा। भाववाचक, जिसमें भाव है, जैसे दुख सुख, हंसना रोना। गुणवाचक, जैसे कितना है, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम। ठीक, ऐसे हो गया। द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक में जैसे आपका पानी हो गया, लोहा हो गया, तेजाब हो गया इत्यादि। क्या आते? द्रववाचक, द्रव्य नहीं, द्रव्यवाचक आपके, ये आपके संज्ञा है। अब नेक्स्ट आपका है 45, नाव जल में तैरती है में कौन सा कारक है? तो नाव जल में तैरती है। ठीक,
तो यहाँ पर आप में को देख रहे हैं, तो में कौन सा कारक होता है? तो आप देख पा रहे हैं कि आपका अधिकरण कारक होता है। कारक का मैंने यहाँ पर दिखाया था। कारक, एक मिनट आपका, देखिए यहाँ पे आया आपका में, तो में का मतलब है कौन सा कारक होगा आपका? अधिकरण कारक होगा। तो नाव में जब यही यहाँ पे में पढ़ेंगे तो में क्या होगा आपका? अधिकरण कारक, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, जैसे छत पर सो रहा बच्चा। अब नेक्स्ट है आपका 46 वाला क्वेश्चन है, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? तो महेंद्र का होगा आपका महाधन इंद्र होगा। यहाँ पर आ और ई मिल करके गुण संधि, ठीक, ये गुण संधि है, यानी अ या आ के बाद ई या बड़ी ई आ जाए या ऊ आ जाए, री आए, तो इन दोनों को मिलकर ए बन जाता है। तो महाधन इंद्र का हो जाएगा महेंद्र। ठीक, तो महाधन ऋषि महर्षि, समुद्र धन उर्मी समुद्रोमी। वर्ण के आधार पर संधि के तीन भेद हैं। स्वर संधि जो स्वर से जुड़ा हो, जैसे आ, ठीक, अ से। व्यंजन संधि जिसमें व्यंजन जुड़ा हो स्वर के साथ। विसर्ग संधि जिसमें ये सब होते हैं आपके। अब 47वां है, शेर को सवा शेर लोकोक्ति का क्या अर्थ है? ठीक, तो शेर को सवा शेर का लोकोक्ति है कि एक से बढ़कर दूसरा। ठीक, कोई एक बदमाश लड़का है, उसको एक और बदमाश लड़का मिल जाए, उसी को कहते हैं शेर को क्या मिल गया? सवा शेर मिल गया आपका। ठीक, तो ये इसका ऑप्शन हो गया, शेर को सवा शेर का मतलब हो गया एक से बड़ा बढ़कर दूसरा। अब है क्वेश्चन नंबर 48 आपका, खाने की इच्छा के लिए एक शब्द बताइए। तो ये थोड़ा सा कठिन है, आप लोग इसको जरा देख लीजिएगा। इसको कहते हैं भूमुक्षा, कहते हैं वो, भू भुक्षा। और पाने की इच्छा को हम लोग लिप्सा कहते हैं, और किसी को जीतने की इच्छा को जिगीषा कहते हैं, और जो प्रमाण से सिद्ध होता है उसे प्रमेय कहते हैं। और आपका आ गया किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन थे? तो किंडरगार्टन के पद्धति के जो जन्मदाता थे वो थे आपके फ्रोबेल। इनका पूरा नाम है जो है फ्रीडरिक विलियम अगस्त फ्रोबेल, इसी ने किया था। ठीक, अब जैसे डाल्टन पद्धति का हेलन पार्क ने किया था, मॉन्टेसरी पद्धति का मरिया मॉन्टेसरी ने किया था। ठीक, तो ये सब पद्धतियां, प्रोजेक्ट का जॉन डीवी ने, हुरिस्टिक पद्धति का आर्मस्ट्रांग ने, विनिटेका योजना का कार्लेस वार्ड्सवर्थ ने, बेसिक शिक्षा का महात्मा गांधी। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अच्छा, प्रवर का विलोम मतलब उल्टा शब्द क्या होगा? तो प्रवर का होगा आपका अवर। जैसे अवर अभियंता जो होते हैं, प्रवर अभियंता होते हैं। ठीक, तो जैसे कुछ विलोम शब्द यहाँ पर दिए, जैसे तीक्ष्ण का कुंद्र होगा, कुलदीप का कुलांगर होगा, गत का आगत होगा, रिजु का वक्र होगा। रिजु मतलब जो सीधा, ठीक, और वक्र मतलब जो तिरछा हो। ठीक है, ऐसे ही आपका 51 नंबर क्वेश्चन। तो 51 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा, उपचारात्मक शिक्षण में किस अध्यापन प्रक्रिया का प्रयोग अधिक किया जाता है? ठीक, अधिक मतलब सब किया तो जाता है लेकिन अधिक, तो वाचन क्रिया को सबसे अधिक किया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। ये किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं? तो ये है आपकी अमीर खुसरो की, ये अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 53वां क्वेश्चन आपका, ये है जूठन आत्मकथा के लेखक हैं। तो जूठन आत्मकथा के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। ठीक है, 54वां क्वेश्चन है, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो बड़ा कठिन है, पूछा गया है। तो सब्ज बाग का दिखाना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है अच्छी बातें कहकर बहकाना। ठीक है, भरमाना। 55 वाला क्वेश्चन है आपका, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न होता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है? तो जो पहली क्रिया होती है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। अब ये क्रिया के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन सी क्रिया है पूर्वकालिक, इच्छा बोधक क्रिया, नाम बोधक, सहायक बोधक, ये सब आप लोग यूज करके पढ़ लीजिएगा। अब 56 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है कि फूले काश सकल माही छाई, जन वर्षा ऋतु प्रकट बढ़ाई, इन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इन काव्य पंक्तियों में आपका ऑप्शन देखते हैं,
तो ऑप्शन में है रूपक अलंकार, उपमा, रूपक, दृष्टांत। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक, उत्प्रेक्षा अलंकार ये दिया गया है आपका। अब ये घर, पहाड़ और नदी किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत आएंगे? तो घर, पहाड़ और नदी ये सब जो हैं जातिवाचक संज्ञा के भेद में आएंगे। किस में आएंगे? जातिवाचक संज्ञा के भेद में। जैसे घर, घर कई घर हो सकते हैं, महल भी हो सकता है, कुछ भी उसके नाम भी हो सकते हैं। पहाड़, कई पहाड़ों के नाम, जैसे हिमालय है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहाड़ आ गया तो जातिवाचक संज्ञा। नदी, तो कई नदियों के नाम होते जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। और नदी का दिया गया तो जातिवाचक संज्ञा हो गया आपका। ठीक, अब यहाँ पे है उसने किस कुछ नहीं खाया में कुछ किस सर्वनाम का बाधक है? उसने कुछ नहीं खाया, तो यह है आपका कुछ का मतलब वो पता नहीं चल रहा, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का यहाँ पे बोधक हो रहा है। ठीक, तो सर्वनाम भी कई प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार: पुरुषवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक। ठीक, अब 59वां प्रश्न है आपका, निगमन प्रणाली का प्रयोग किस प्रकार के शिक्षण के लिए है? तो निगमन प्रणाली का जो योग है वो आपके व्याकरण शिक्षण प्रणाली के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक, जैसे निगमन प्रणाली में है ज्ञात से ज्ञात, अज्ञात से ज्ञात की ओर, और इसे अरस्तु के जन्मजाता माना, अमूर्त से मूर्त की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, सामान्य से विशेष की ओर। आपका तत्सम क्या है? तो आपका तत्सम होता है आपका आत्मा। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी। तो आज के लिए इतना ही, आपका ये हिंदी का पोर्शन हमारा कंप्लीट हुआ। अगली बार हम लोग मैथ का पोर्शन देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।